नमस्ते। आज हम बात करेंगे भारत की शिक्षा के एक बहुत ही जरूरी मोड़ के बारे में। एक ऐसी कोशिश जिसने रटने वाली पढ़ाई को चुनौती दी। ये कहानी है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 या एनसीएफ 2005 की। एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिसका सपना था भारतीय क्लासरूम को हमेशा के लिए बदल देना। चलिए समझते हैं कि ये कितना क्रांतिकारी था। एनसीएफ 2005 की जो पूरी सोच है ना, वो रविंद्रनाथ टैगोर के इस एक जबरदस्त आइडिया से शुरू होती है। उनके निबंध सभ्यता और प्रगति की ये लाइन इस पूरे फ्रेमवर्क की नींव है। मतलब बचपन तो मौज मस्ती और नई नई चीजें जानने का समय होता है, लेकिन हम बड़े लोग अपनी उम्मीदें और नियम लाद कर बच्चों की उस नेचुरल उत्सुकता को ही खत्म कर देते हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर एनसीएफ की जरूरत पड़ी क्यों? असल में हमारे क्लासरूम में एक तरह का संकट था। एक ऐसा सिस्टम जहां पढ़ाई का मतलब सिर्फ रटना बन गया था, जहां बच्चों पर एग्जाम का जबरदस्त प्रेशर था और स्कूल में जो कुछ भी पढ़ाया जा रहा था उसका उनकी असल जिंदगी से कोई लेना देना ही नहीं था। तो ये जो रटने वाली पढ़ाई को खत्म करने का आइडिया था, ये आया कहाँ से? इस नए एजुकेशनल फ्रेमवर्क की जड़ें कहाँ थीं? चलिए जरा इसके सफर पर एक नजर डालते हैं। देखिए, एनसीएफ 2005 कोई रातों रात नहीं आ गया। इसकी कहानी शुरू होती है 1986 की नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन से। उसके बाद 1988 और 2000 में भी एनसीएफ के वर्जन आए, लेकिन असली मोड़ आया 2002 में, जब प्रोफेसर यशपाल की एक कमिटी बनी जिसने पुरानी कमियों को सामने रखा और एक नए, ज्यादा प्रोग्रेसिव फ्रेमवर्क का रास्ता तैयार किया। एनसीएफ 2005 का जो पूरा निचोड़ है ना, वो इसके 5 गाइडिंग प्रिंसिपल्स में है। मतलब 5 ऐसे बड़े आइडियाज जिन पर ये पूरी की पूरी इमारत खड़ी की गई। ये 5 सिद्धांत समझिए एनसीएफ की आत्मा थे। पहला, जो भी पढ़ो उसे अपनी असली जिंदगी से जोड़ो। दूसरा, रटना बंद करो। तीसरा, पढ़ाई सिर्फ किताबों तक ही क्यों रहे। चौथा, इम्तिहान का डर खत्म हो, वो पढ़ाई का हिस्सा बने। और पांचवां, बच्चों को एक ऐसा नागरिक बनाना जो समाज की परवाह करे और डेमोक्रेटिक वैल्यूज को समझे। तो इन सिद्धांतों को जमीन पर उतारने के लिए एनसीएफ 2025 को 5 चैप्टर में बांटा गया। चलिए एक एक करके इन सभी को समझते हैं कि हर चैप्टर में क्या था और इन आइडियाज को हकीकत कैसे बनाया गया। तो शुरुआत करते हैं पहले चैप्टर से। पहला चैप्टर यानी पर्सपेक्टिव ये बताता है कि भाई पढ़ाई का असली मकसद क्या है। सिर्फ सब्जेक्ट पढ़ाना नहीं, बल्कि बच्चे का पूरा विकास करना, जिसे हम हॉलिस्टिक डेवलपमेंट कहते हैं। ये जोर देता है पढ़ाई को बच्चे की जिंदगी से जोड़ने पर, रटने से दूर जाने पर और लोकतांत्रिक और सेक्युलर वैल्यूज को बढ़ावा देने पर। अच्छा, मकसद तो तय हो गया, पर अगला सवाल ये था कि बच्चे सीखते कैसे हैं। दूसरा चैप्टर इसी का जवाब देता है और इसने सीखने को देखने का नजरिया ही बदल दिया। दूसरे चैप्टर लर्निंग एंड नॉलेज ने एक बहुत ही जबरदस्त बात कही। इसने कहा कि ज्ञान कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे बस दे दिया जाए। बच्चे अपना ज्ञान खुद बनाते हैं, वे एक्टिवली सीखते हैं और ये सीखना उनके अपने एक्सपीरियंस, उनके आसपास के माहौल और उनकी संस्कृति से जुड़ा होना चाहिए। और इसी आइडिया की वजह से टीचर के रोल में एक बहुत बड़ा बदलाव लाने की बात हुई। टीचर अब वो सेज ऑन द स्टेज नहीं रहा, मतलब मंच पर खड़ा वो ज्ञानी इंसान जो सब कुछ जानता है, बल्कि अब उसे एक फैसिलिटेटर बनना था, एक गाइड जो बच्चों को खुद से सीखने की प्रोसेस में मदद करे। ठीक है, तो अगर बच्चे खुद सीखेंगे और टीचर सिर्फ मदद करेंगे, तो फिर स्कूलों में पढ़ाया क्या जाए और जो पढ़ाया है उसे जांचा कैसे जाए। यहीं पर तीसरा चैप्टर आता है, करिकुलम और असेसमेंट। इस चैप्टर में मैथ्स, साइंस जैसे सब्जेक्ट्स के लिए गाइडलाइंस दी गई। एक नई चीज आई, पीस एजुकेशन यानी शांति की शिक्षा। स्कूल के अलग अलग स्टेजेस को डिफाइन किया गया और मूल्यांकन के लिए पहली बार सीसीई यानी कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन का आइडिया भी पेश किया गया। लेकिन अच्छी पढ़ाई तभी हो सकती है जब माहौल अच्छा हो, है ना? तो चौथा चैप्टर इसी बात पर था कि एक बढ़िया स्कूल और क्लासरूम का माहौल कैसा होना चाहिए। ये चैप्टर कहता है कि माहौल पूरी तरह से चाइल्ड सेंट्रिक हो, मतलब बच्चे को ध्यान में रखकर बनाया गया हो। इसमें इंक्लूसिव एजुकेशन यानी हर तरह के बच्चे के लिए शिक्षा, जेंडर इक्वालिटी और सोशल जस्टिस पर भी बहुत जोर दिया गया। साथ ही क्लास में डाइवर्सिटी की इज्जत करने की बात कही गई। और आखिर में आता है 5वां चैप्टर। ये उन बड़े सिस्टमैटिक बदलावों के बारे में है जिनके बिना ये सारी अच्छी अच्छी बातें सिर्फ कागज पर ही रह जाती। 5वां और आखिरी चैप्टर सिस्टम में बड़े बदलावों की बात करता है, जैसे स्कूल का माहौल डर से आज़ाद हो,
टीचर्स की मदद के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो, 10वीं के बोर्ड एग्जाम को ऑप्शनल बना दिया जाए और टीचर्स की भी लगातार ट्रेनिंग होती रहे। तो ये तो हो गई थ्योरी की बातें, लेकिन इन सब का एक स्टूडेंट की जिंदगी पर क्या असर पड़ना था, क्लासरूम के अंदर असल में क्या बदलना था। चलिए कुछ ठोस चीजें देखते हैं। सबसे बड़े बदलावों में से एक था CCE। इसका सीधा सा मतलब था कि अब सिर्फ साल के आखिर में एक इम्तिहान नहीं होगा, बल्कि पूरे साल लगातार अलग अलग तरीकों से देखा जाएगा कि बच्चा क्या और कैसे सीख रहा है। मकसद था प्रेशर कम करना और असल में सीखने में मदद करना। NCF सिर्फ बड़ी बड़ी बातें नहीं कर रहा था, बहुत प्रैक्टिकल भी था। जैसे होमवर्क को लेकर बिल्कुल साफ साफ गाइडलाइंस दी गई। सोचिए, क्लास 1 और 2 के लिए कोई होमवर्क नहीं, क्लास 3 से 5 के लिए पूरे हफ्ते में सिर्फ 1 घंटा। ये बच्चों पर से बोझ कम करने की एक सीधी कोशिश थी। तो आज इतने सालों बाद NCF 2005 की क्या अहमियत है, इसकी विरासत क्या है, आइए इस पर भी एक नज़र डालते हैं। NCF 2005 ने कुछ ऐसे आइडियाज़ दिए जो आज भी एजुकेशन की दुनिया में बहुत ज़रूरी माने जाते हैं, जैसे लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम। इसका मतलब ये है कि भाषा सिर्फ हिंदी या इंग्लिश की क्लास में नहीं, बल्कि मैथ्स और साइंस पढ़ते हुए भी सीखी जाती है। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल टीचर को सपोर्ट करने के लिए करना और रटने की जगह करके सीखने पर जोर देना, ये सब इसकी स्थायी देन है। तो आखिर में ये सवाल बचता है, अब जब हमारे पास नई एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, तो हम NCF 2025 को कैसे याद रखें? इसकी असली विरासत क्या है? वो कौन सी नींव है जो इसने रखी, जिस पर आज भी शिक्षा की नई इमारतें बन रही हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो सोचने पर मजबूर करता है। इस विश्लेषण को देखने के लिए धन्यवाद।